हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवोल्ट करना। पूरी जो अ, अपनी सरकार होती है, अपने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना, सरकार ही बदल देना। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये किंग लुई द 16th के ज़माने में हुआ था। किंग लुई द 16th के हाथ में जब सत्ता आई थी, वह केवल 20 साल के नवयुवक राजकुमार थे। 1774 में किंग लुई के दादाजी की मौत होती है चिकन पॉक्स की वजह से, और उसके बाद में किंग लुई राजा बनते हैं। राजा बनने से पहले किंग लुई की जो शादी जो हुई थी, वो मेरी एंटोनेट के साथ में हुई थी। मेरी एंटोनेट ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी पहले। इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ में रिश्ता जोड़ दिया, भाई भाई बंधु का रिश्ता जोड़ दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी किंग लुई के साथ में, यानी किंग लुई तभी तो केवल 15 साल के राजकुमार थे, उनके साथ में करा दी। लेकिन किंग लुई जो थे, बचपन से ही बहुत ही शर्मीले किस्म के राजकुमार थे। एक राजा को शर्मीला तो होना ही नहीं चाहिए। किंग लुई एक बहुत ही फिकल माइंडेड इंसान हुआ करते थे। उनको कन्विंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। जो भी व्यक्ति उससे बात करता, किंग लुई से बात करता, वह किंग लुई को आसानी से अपने बातों में लपेट सकता था। तो किंग लुई एक बहुत ही कमज़ोर किस्म के राजकुमार थे, और वह जब राजगद्दी पर आए, वह जब राजा बने, उनका राज तिलक जो हुआ वो तो बहुत ही ज़ोर शोर से हुआ। लेकिन खुद किंग लुई भी ये जानते थे कि वो जिस देश का राजा बन रहे हैं, फ्रांस का राजा बन रहे हैं, ये देश की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी और धन कोष बहुत ही तेज़ी से घट रहा था। उनके जो तिजोरी में जो पैसा होना चाहिए था राजा की तिजोरी में, वो धीरे धीरे करके खाली होते जा रही थी। खाली क्यों हो रही थी? ये लगातार युद्ध कर रहे थे इंग्लैंड के विरुद्ध। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में घमासान युद्ध चलता था। तो ये युद्ध के वजह से इनके जो पैसे हैं, इनकी जो धन कोष है, धन राशि है, वह बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होने लगी थी। खास करके जब फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ाद होने में मदद की थी, तो किंग लुई के दादाजी जो थे, वह जंग पर जंग हार रहे थे, और उनकी आखिरी हार खुद अपने आप से थी जब वह चिकन पॉक्स की बीमारी से मारे गए थे। तो हमें किंग्स के बारे में जानने से पहले इनका समाज किस प्रकार से बटा हुआ था, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, जो पुराने ज़माने की जो सोसाइटी थी, वह 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। सबसे पहला स्टेट था, वह था पुरोहितों का, प्रीस्ट का, क्लर्जी का स्टेट था। ये चर्च के फादर हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। इनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। इनफैक्ट इन्हें टाइट्स देने पड़ते थे। जो भी कॉन्ग्रीगेशन के, जो भी इनके चर्च के जो सदस्य थे, उनको हर महीने अपने वेतन से 1/10 इनकम एज टाइथ लाकर देना पड़ता था। तो इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरा जो वर्ग था,
वह था राजशाही परिवार का, नोबिलिटी का जो वर्ग था। ये सेकेंड स्टेट था, रॉयल क्लास था, इन्हें भी कोई टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे। थर्ड स्टेट था, वह था पीजेंट्स का, किसानों का, छोटे मोटे व्यापारियों का सारा देश चलाने का जो बोझ था इन सोसाइटी के तीसरे वर्ग के कंधों पर था। पूरा टैक्स इन्हीं से लिया जाता था। जब किंग लुई राजा बने तो जब उन्होंने देखा कि अपने पास तो धनराशि है ही नहीं देश को चलाने के लिए, एक बहुत बड़ी रॉयल्टी को चलाने के लिए, वो अपने लग्जरियस लाइफ को तो सेक्रीफाइस करने से रहे। किस प्रकार से इतना बड़ा जो कोर्ट है, जो दरबार है, उसको चलाने के लिए पैसा तो लगेगा। तो उन्हें क्या लगा कि सबसे आसान तरीका है टैक्स और बढ़ा देना। लेकिन हालात कुछ और थे। फ्रेंच की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही थी और जो खेती से जो उत्पादन जो निकल रहा था वह दिन पर दिन घटता जा रहा था। लोगों के पास में ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और ऐसे में किंग लुई का इनके ऊपर टैक्स लगाना ये एक प्रकार से बहुत बड़ी भूल हो गई। इस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ से ये दौर स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक दौर था, यहाँ पे खुले ख्याल वाले लोग अब उभरने लगे थे। लोगों को लगा कि हमें केवल राजा की बात इसलिए नहीं मानना है क्योंकि वह राजा है, हमें ये देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमें किताबों की बात इसीलिए नहीं मानना है क्योंकि वह हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, हमें देखना है कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था, सोसाइटी के ऊपर जो भी कुछ थोपा जाता था सोसाइटी उसे अपना लिया करते थे, बगैर सोचे बगैर समझे। वह जो भी कुछ उनके ऊपर लाद दिया जाता था वह अपना लिया करते थे। लेकिन अब सोसाइटी बदलने लगी थी। अब सोसाइटी के पास में फिलोसोफर्स, थिंकर्स, नया एजुकेटेड क्लास आने लगा जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता था, जो लोगों को सोचने लगाता था। और इस सोच की वजह से ये हुआ था जो 1774 में जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ बर्बन डायनेस्टी में। 1774 में किंग लुई राजा बने और 1789 में इनकी सत्ता फेर पलट हो गई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो किंग लुई या बर्बन डायनेस्टी ने पेरिस के पास में, फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है, पेरिस के पास में किंग लुई के दादाजी ने यहाँ से लगभग 15 से 20 मील की दूरी पर उन्होंने एक नया छोटे से शहर पर, एक छोटा सा शहर था, उस नए छोटे से शहर में उन्होंने एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया, वर्साइल्स नाम का जगह। यहाँ पर बहुत बढ़िया सा पैलेस बनाया और वो अपने आप से और जो अपनी जो प्रजा थी उनसे दूरी बनाए रखना चाहते थे, उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पैलेस बनाया था। तो जब किंग लुई राजा बने थे 1774 में, वह अपने लोगों से मिलने के लिए आए थे ज़रूर, और उस वक़्त उनका स्वागत बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हुआ था। लेकिन आज की जो घटना है 14 जुलाई 1789 की जो घटना है वह 1774 से बहुत ही परे है, बहुत ही डिफरेंट है।
यहाँ पर लोगों के बीच में एक तनाव है, एक डर है। डर ये है कि खबर आई है कि किंग लुई पेरिस के ऊपर हमला करने वाले हैं, अपने ही लोगों के ऊपर हमला करने वाले हैं, अपनी ट्रुप्स भेजने वाले हैं। तो लोगों ने क्या किया, पहले से ही वह तैयारी से खड़े थे, तैयारी से थे कि इनकेस अगर किंग लुई आता है या उसके सोल्जर्स आते हैं तो हम उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। लगभग 7,000 लोग पेरिस में इकट्ठा हुए थे और किंग लुई के आने से पहले ही उन्होंने क्या किया, पेरिस के ऊपर हमला बोल दिया। और जो बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया और जो टाउन हॉल था वहाँ पर हमला करके उन्होंने वहाँ से वेपन्स निकालने की, ढूंढने की कोशिश की थी कि ताकि वेपन्स मिल जाए तो हम किंग लुई से लड़ाई कर सकें। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बैस्टाइल के ऊपर हमला बोल दिया। बैस्टाइल क्या था? बैस्टाइल एक पैलेस था जहाँ पर प्रिजन हुआ करते थे, जहाँ पर जेल था और जहाँ पे राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को या जो गैर कानूनी किस्म के जो लोग थे उनको वहाँ पर कैद करके रखते थे। तो लोगों को लगा कि हो ना हो यहाँ पर बहुत सारा हमें एम्यूनेशन मिल जाएगा, हमें हथियार मिल जाएंगे राजा के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो उन्होंने बैस्टाइल के ऊपर हमला बोल दिया और वहाँ में जो प्रिजनर्स थे, वैसे तो केवल 7 ही प्रिजनर्स थे, इन 7 प्रिजनर्स को उन्होंने रिहा करवा दिया और यहाँ की जो बिल्डिंग को है उन्होंने तोड़ दिया। इस बिल्डिंग के प्रति उनका इतना आक्रोश क्यों था, इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि ये बिल्डिंग ये नफरत का प्रतीक था। लोग राजा से नफरत करने लगे थे, किंग लुई से नफरत करने लगे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही खराब हो चुकी थी, बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। लोगों के पास खाना खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और ऊपर से किंग लुई का ये सुझाव था कि वो और कर बढ़ाने वाले हैं और कर मतलब टैक्स, और टैक्स इनके ऊपर बढ़ाने वाले हैं। तो लोगों से रहा नहीं गया, उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बैस्टाइल के ऊपर हमला कर दिया और बैस्टाइल को तोड़ दिया और यहाँ के जो पत्थर गोटे जो थे उसे सवेनियर यानी यहाँ के पत्थरों को भी बेचना चालू कर दिया कि अगर कोई खरीदना चाहता है कि देखो ये एक ज़माने में हमारा राजा का निशानी था, और उस प्रकार से उसे तोड़कर वह बेचने लगे। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो जो बैस्टाइल में जो आज हुआ, लेकिन आने वाले समय में तो इससे बढ़कर भी हिंसा होने वाली थी। हिंसा होने का कारण क्या था कि लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और हिस्टोरियंस का मानना है, जब आज हम इतिहास को देखते हैं तो ये तो केवल एक शुरुआत थी, इसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी और अंत में यही हुआ कि वहाँ का जो राजा है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। French society during the late 18th century. In 1774,
Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his ascension, the new king found an empty treasure. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. तो जब किंग लुई राजा बने वह केवल 20 साल के थे और जैसे मैंने आपको बताया 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी ऑस्ट्रियन राजकुमारी के साथ में मेरी एंटोनेट। और जब वह राजा बने तो उनके जो धन कोष था पूरा खाली था। खाली होने कारण क्या था, लगातार युद्ध था उनका, इंग्लैंड के साथ में वो वॉर कर रहे थे। इंग्लैंड एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य था उस ज़माने में और इंग्लैंड के साथ में लड़ाई लगातार हार रहा था फ्रांस। फिर यूएसए को आज़ाद करने में फ्रांस का हाथ था। उन्होंने अपने पूरा पैसा पूरा जोर लगा दिया इंग्लैंड को नीचे दिखाने के लिए और यूएस को उन्होंने आज़ादी दिला दी। तो ये वॉर लड़ने के लिए किंग लुई को उधार लेना पड़ा, वो भी लोन लेना पड़ा और काफ़ी बड़े इंटरेस्ट पे। हाँ, वॉर की वजह से 2 बिलियन लाइवरेज पहले ही बहुत कर्ज में थे। द वॉर एडेड more than $1 billion liveries to a debt that had already risen more than $2 billion liveries. पहले ही 2 बिलियन लाइवरेज के कर्ज में थे और ऊपर से एक और 1 बिलियन लाइवरी का कर्ज उन्हें लेना पड़ा। Lenders who gave the state credit was now began to charge 10% interest on loans. अब जो भी राजा को उधार देता था वह अपने लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, क्योंकि राजा के पास तो प्रॉपर्टी बहुत थी। हाँ, तो राजा को लोन कौन दे रहा था? उन्हीं के रिश्तेदार, जो राजा के रिश्तेदार थे, वो जानते थे कि किंग लुई एक बहुत ही कमज़ोर राजा है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने रिश्तेदारों से लड़ाई कर सके। तो वह किंग लुई के ऊपर अब टैक्स लगाना चालू कर दे कि अगर आपको हमसे उधार चाहिए, हमसे पैसा चाहिए, तो आपको हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, 10% इंटरेस्ट देना होगा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो जो भी कुछ पैसा आ रहा था उनको अपने इंटरेस्ट पे पेमेंट करने में, उसी में उनके पैसा चला जा रहा था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices and universities, the state was forced to increase taxes. Yet, even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only one member of the third estate paid taxes. तो राजा के पास टैक्सेस बढ़ाने के अलावा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं। लेकिन ये उपाय भी पूरा नहीं होता था। इतने बड़े वर्साइल्स जैसे पैलेस को मेंटेन करना, वहाँ के जो कोर्टियर्स है, वहाँ के जो सरदार है, उनको पेमेंट देना, उनको सैलरी देना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना। फ्रेंच सोसाइटी जैसा हम जानते हैं कि 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और केवल जो थर्ड स्टेट था केवल वही कर चुकाते थे, केवल वही टैक्स दिया करते थे। तो एक सोसाइटी के केवल एक हिस्से के टैक्स से देश नहीं चल सकता था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम
that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other rich members of the third estate. The members of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. तो जो सोसाइटी थे वो तीन वर्ग में बटा हुआ था, जिसे मैंने बताया, क्लर्जी, द नोबिलिटी और द पीजेंट्स. लेकिन 90% जो पॉपुलेशन था वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करता था, और इस 90% पॉपुलेशन में से लगभग 60% पॉपुलेशन ऐसे थे जिनके पास ज़मीन तक का नहीं थी. किसान तो थे लेकिन इनके पास खेत नहीं था. ये किसी और के खेतों पर काम करते थे. या तो ये खेत राजाओं को बिलोंग करते थे, या प्रीस्ट को बिलोंग करते थे, या बहुत ही छोटे नंबर में जो अमीर पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, उनको बिलोंग करते थे. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. जो वर्ग जो सोसाइटी थी जो तीन वर्गों में बटी हुई थी, तो जो ऊपर के जो दो वर्ग थे उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस थे. उनमें से एक क्या था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in the households and fields, to serve the army, or to participate in building roads. तो जो नोबल्स थे उनको और प्रिविलेज थे, जैसे कि जो किसान था, जो किसान वर्ग था, जो पीजन वर्ग था, उनको इन लॉर्ड्स को, इन राजाओं को फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे. हर महीने या हर साल उन्हें पैसा इकट्ठा करके राजा को देना पड़ता था. जो छोटे छोटे जो राजा थे, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब क्या थे? छोटे राजा को फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं. जैसे अपना नागपुर शहर है तो एक शहर का एक राजा रहेगा, अमरावती का एक राजा रहेगा, अकोला का एक राजा रहेगा. ऐसा मिला के महाराष्ट्र का एक बड़ा राजा हुआ करता था. तो छोटे छोटे राजा जो थे वो बड़े राजा को टैक्स दिया करते थे. लेकिन ये छोटे छोटे राजा के पास टैक्स कहाँ से आएगा? वह अपने किसान से टैक्स लेते थे, या तो अनाज के रूप में, या तो पैसों के रूप में, धन के रूप में. तो ये जो बेचारे जो थर्ड वर्ग था, जो पीसेंट क्लास था, वो उन्हें अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को उनके फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे. इसके अलावा हर परिवार में से किसी एक सदस्य को इन राजा के घर पर जाकर काम करना पड़ता था, वो भी विदाउट एनी पेमेंट. कोई पेमेंट के बगैर राजा के यहाँ जाकर खाना पकाना, साफ़ सफाई करना, बगीचा मेंटेन करना, उनके आर्मी में सोल्जर बनना. तो हर मेंबर को, हर परिवार में से कम एक मेंबर जो है इन राजा के यहाँ काम करता था. द चर्च टू extracted its share of taxes called tithes from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. This included a direct tax called tile और तिथिस. ये दो प्रकार के टैक्स थे जो बेचारे पीजेंट्स को देने पड़ते थे. चर्च को जो टैक्स देते थे उन्हें क्या कहते थे? टिथिस. और जो डायरेक्ट टैक्स था उसको क्या कहते थे? टाइले. तो इन दो प्रकार के टैक्स इन्हें पीजेंट्स को देने पड़ते थे. And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burdens of financing activities on the state through taxes was borne by the third estate alone. तो ना केवल टाइले जो कि गवर्नमेंट को टैक्स देना डायरेक्ट टैक्स है, और
टिथेस जो कि चर्च को टैक्स है, इसके अलावा उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। जो सॉल्ट है, तंबाकू है, जो डेली चीज़ में जो उनको लगता था खाने के लिए, वह उन चीज़ों के ऊपर भी उनको कर लगाया करते थे, टैक्स लगाया करते थे। तो पूरा का पूरा जो बोझ था, टैक्स देने का पूरा जो बोझ था, वह थर्ड स्टेट के ऊपर आन पड़ता था।